हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नीलू। आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में। आज से हम शुरू करने वाले हैं एमपीपीएससी प्री 2025 के लिए टेस्ट सीरीज़। यह एफएलटी टेस्ट होगा। यह सिविल जॉब्स के द्वारा उपलब्ध कराए गए टेस्ट हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो हमें जोड़ी बनानी है। इसमें पहला है भगवत पुराण, दूसरा अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण और मत्स्य पुराण। तो हम इनकी जोड़ी बनाने वाले हैं। भगवत पुराण की मैच किससे होगी? अगर आप लोग को आंसर आते हैं तो आप लोग इनको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता सकते हैं। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा, भगवत पुराण का हो जाएगा दक्षिण भारत, अग्नि पुराण का होगा बंगाल, गरुड़ पुराण का हो जाएगा मिथिला और मत्स्य पुराण का हो जाएगा नर्मदा प्रदेश या पश्चिम दक्कन। तो यह हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3421। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। विनय पिटक पर लिखे गए भाष्य का नाम क्या है? विनय पिटक पर लिखे गए भाष्य का नाम क्या है? तो यह नाम है कुरुंदी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? कुरुंदी। हम थोड़ा सा स्पीड में पढ़ेंगे, मैं सीधा इनके आंसर बता दूंगी। अगर आप लोग को भी आंसर आते हैं तो आप लोग कमेंट करके वो आंसर आप पॉज कर लीजिए, फिर उसके बाद वो आंसर गैस कीजिए और फिर कमेंट करके बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक ने बेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी? तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। इसमें ऑप्शन है देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय या अच्युत देव राय या फिर वेंकट द्वितीय। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वेंकट द्वितीय। तो वेंकट द्वितीय ने बेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गांधार, कौशल और मगध। तो किस किस का संबंध था? तो वह संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 और 4, मतलब ऑप्शन नंबर डी। इसमें 3 और 4 यानी कि कौशल और मगध का जो संबंध था वह बुद्ध के जीवन काल से था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी मगध और कौशल। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के पहले कार्यकारी राज्यपाल थे। मध्य प्रदेश के पहले कार्यकारी राज्यपाल यानी कि कार्यवाहक राज्यपाल कहेंगे इनको, तो वह थे पीबी दीक्षित। पीबी दीक्षित। नेक्स्ट है, होम स्टे पोर्टल का संबंध किससे है? घरों तक बिजली या पानी की सुविधा, प्रोडक्ट डिलीवरी की सुविधा, पर्यटन सुविधा को बढ़ावा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यटन सुविधा को बढ़ावा। तो होम स्टे पोर्टल का संबंध है पर्यटन सुविधा को बढ़ावा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। बैजाबाई सिंधिया के संदर्भ में असत्य कथन चुनिए। बैजाबाई सिंधिया के संबंध में असत्य कथन चुनने हैं। तो वह जनकोजी राव की संरक्षक एवं दौलत राव सिंधिया की पत्नी थी। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे का साथ दिया था। मुक्ता पद्धति पर रोक लगाई थी। वह अस्साय के युद्ध में ऑर्थर बैरेजली से पराजित हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनके बारे में असत्य चुनना था, हमें असत्य बताना था, तो असत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बैजाबाई ने अस्साय के युद्ध में ऑर्थर बैरेजली को पराजित किया था, जबकि इसमें लिखा हुआ है कि ऑर्थर बैरेजली से पराजित हुई थी। तो ये हमारा गलत आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी कित्तूर की रानी चेन्नम्मा का की साथी था या थी, और जिसने 1824 में अंग्रेजों द्वारा रानी को बंदी बना लिए जाने के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखी थी? तो वह था कौन? वह था रायन्ना। जो कित्तूर की रानी चेन्नम्मा थी उनका साथी था कौन? वह था रायन्ना। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा को जब 1824 में अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, तब उनका साथी जो रायन्ना था ना, उसने नेतृत्व संभाला था और गुरिल्ला युद्ध तकनीकी से संघर्ष जारी रखा था। 26 जनवरी 1831 को रायन्ना को फांसी हुई थी। कब हुई थी फांसी? 1831 में रायन्ना को फांसी हो गई थी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो वह की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पट्टचित्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
पट्टचित्र के संबंध में। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। यह राजस्थान की चित्रकला शैली है, यह केरल की एक नृत्य शैली है, यह मार्शल आर्ट शैली है, या फिर यह उड़ीसा की चित्रकला शैली है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यह उड़ीसा की चित्रकला शैली है। तो जो पट्टचित्र है वह क्या है, उड़ीसा की चित्रकला शैली है। हाल ही में चर्चित कच्चा थिबू द्वीप किन दो देशों के बीच स्थित है? कच्चा थिबू द्वीप किन दो देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन है भारत श्रीलंका, म्यांमार इंडोनेशिया, मेडागास्कर और मॉरिशस, भारत और बांग्लादेश। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा भारत और श्रीलंका के बीच में। कच्चा थिबू भारत और श्रीलंका के पाक पाक जल संधियों में विस्तृत एक निर्जन द्वीप है। 1974 में भारत श्रीलंका समुद्री समझौते के तहत द्वीप श्रीलंका को हस्तांतरित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12। 18 जून 1858 को ह्यूरोज एवं रानी लक्ष्मीबाई के बीच अंतिम युद्ध ग्वालियर के मुरार में किस नदी के किनारे हुआ था? तो वह हुआ था, ऑप्शन देख लेते हैं, सिंध, चंबल, कुनो या फिर स्वर्णरेखा। तो वह हुआ था स्वर्णरेखा नदी के किनारे। कहाँ पे? स्वर्णरेखा नदी के तट पर हुआ था। लाल पीली मिट्टी का पीएच मान होता है, लाल पीली मिट्टी का पीएच मान 7.5 से 8.5, 5.5 से 8.5, 6.5 से 7 या फिर 5.5 से 6.5। तो वह होता है, हमें बताना है लाल पीली मिट्टी का पीएच मान, तो वह होता है 5.5 से 8.5। लाल पीली मिट्टी वाला क्षेत्र राज्य का मुख्य धान क्षेत्र है, यानी मध्य प्रदेश का जो लाल पीली मिट्टी वाला क्षेत्र है वह मुख्य धान का क्षेत्र है। और लाल पीली मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की अनुपस्थिति के कारण उर्वरता कम होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें नहीं पूछना है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम इस पे गौर जरूर करना है कि उनने हमसे है पूछा है या नहीं पूछा है, सत्य है या फिर सत्य नहीं है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। राष्ट्रपति विधेयक को पारित कराने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। विधेयक को प्रत्येक सदन द्वारा बहत विशेष बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना आवश्यक है। विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है। विधेयक को गैर सरकारी सदस्यों द्वारा भी प्रायोजित किया जा सकता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति विधेयक को पारित कराने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। सत्य नहीं पूछा था ना, तो यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये वाला ऑप्शन नंबर ए, बाकी जो ऑप्शन हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15। नदी अपवाह प्रतिरूप के संदर्भ में निम्नलिखित दी गई सूची को मिलाइए। नदी अपवाह प्रतिरूप के संदर्भ में हमें जोड़ी मिलानी है। इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं ताकि आप लोग को ऑप्शन ठीक तरीके से दिख जाए। हाँ, तो क्या है अपवाह प्रतिरूप? पेड़ की शाखा के अनुरूप। इनके ऑप्शन पहले हम देख लेते हैं इसका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिर मिलाएंगे हम, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए मिलाते हैं। अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखा के अनुरूप, तो ये होगा वृक्षाकार। इसमें पेड़ का पूछा है तो वह होता है वृक्षाकार। फिर है जब नदी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो वह कहलाता है अर्घ्य प्रतिरूप। पहले का ये था, दूसरे का ये है। जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर एवं सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हैं तो वह कहलाता है जालीनुमा प्रतिरूप। और जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। तो 2, 3, 1, 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। अंतर्राष्ट्रीय वन विकास कार्यक्रम फॉरेस्ट प्लस कब से क्रियान्वित किया जा रहा है? तो फॉरेस्ट प्लस के बारे में आया है। फॉरेस्ट प्लस क्रियान्वित हो रहा है 2012 से, इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय वन विकास कार्यक्रम फॉरेस्ट प्लस 2012 से क्रियान्वित किया जा रहा है। तुमकुर नामक स्थान पर भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण ने सोने के भंडार का पता लगाया है। तुमकुर किस राज्य में स्थित है? तो तुमकुर स्थित है कहाँ पे? तुमकुर स्थित है कर्नाटक में। तुमकुर कर्नाटक में स्थित है। यह बेंगलोर से 70 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित एक स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18।
2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि में निम्नलिखित में से किसने प्रथम और द्वितीय रैंक प्राप्त की है? तो वह की है किसने? बिहार और मिजोरम, बिहार, मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम में से ऑप्शन हमें ढूंढना है। तो वह करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुणाचल और मेघालय। 2 और 3 है, यहाँ पे डबल लिखा गया है, इसको 3 कर लीजिएगा। तो 2 और 3 यानी कि मेघालय और अरुणाचल। ऑप्शन नंबर हमारा सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देश में सर्वप्रथम कृषि आर्थिक सर्वेक्षण किसने जारी किया था? देश में सर्वप्रथम कृषि आर्थिक सर्वेक्षण किसने जारी किया था? तो वह जारी किया था मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है बेसिक। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो वह बनी है सुमन कुमारी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे अब। किस लोकप्रिय त्योहार को डोल जात्रा के नाम से भी जाना जाता है? तो डोल जात्रा के नाम से जाना जाता है होली को जाना जाता है। दस्तार को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? जो दस्तार होता है उसे हम कहते हैं पगड़ी। दस्तार जिसे पगड़ी के रूप में भी जाना जाता है, यह आस्था का प्रतीक है। वीरता, सम्मान और आध्यात्मिकता जैसे मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब से प्रभावी हुआ था? भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तो वह हुआ था 2007-8 की खरीफ फसल से, माफ कीजिए 2007-8 की रबी फसल से स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, रबी फसल से स्टार्ट हुआ था। तो भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन स्टार्ट हुआ था 2007-8 की रबी फसल से। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी? तो वह हुई थी 30 अगस्त 2019 से। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की शुरुआत हुई थी 30 अगस्त 2019 से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। भारत में कुल चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। भारत में कुल चक्रवात प्रवण क्षेत्र है तो वह है 8%। कितना? 8% है। 8%। हमारे भारत का जो पूर्वी तट है यानी बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी तट अरब सागर दोनों ही चक्रवात से प्रभावित होते हैं और कुल भूमि का 8% चक्रवात प्रवण क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में खबरों में रहा रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या है? रेगुलेटरी सैंडबॉक्स तो यह है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, यह एआई स्टार्टअप के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली है। देश भर में अवैध तस्करी को रोकने के लिए रूपरेखा, या फिर नए कम लागत वाले वित्तीय उत्पादों का लाइव परीक्षण, पर्यावरण संरक्षण के लिए रूपरेखा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नए कम लागत वाले वित्तीय उत्पादों का लाइव परीक्षण, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस स्थान पर डीएसटी और टी हब ने संयुक्त रूप से मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हब MATH का उद्घाटन किया है? तो वह किया है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। प्रकाश संश्लेषण निष्पादित करने की क्षमता वाले पादप निम्नलिखित में से किस एक जीव प्रकार के अंतर्गत आते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण निष्पादित करने की क्षमता वाले जो पादप हैं वह निम्नलिखित में से किस एक जीव प्रकार के अंतर्गत आते हैं? तो वह आते हैं ऑटोट्रॉफ। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। DIPAM एक विभाग है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत, या फिर कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यूनिस न्यूटन फूटे का संबंध किससे है? यूनिस न्यूटन फूटे का संबंध पूछा है हमसे, तो वह हो जाएगा ग्रीन हाउस प्रभाव से। ऑप्शन नंबर बी। प्रवाल वित्तियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से
एक को समुद्री पार्क घोषित किया है? तो वह समुद्री पार्क घोषित किया है किसको? कच्छ की खाड़ी को। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र, तो वह है वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी। इसकी स्थापना अक्टूबर 2005 में की गई थी। कब की गई थी? अक्टूबर 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, MS वर्ड में फॉन्ट मेन्यू बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो MS वर्ड में फॉन्ट मेन्यू बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की पूछिए तो वह होती है Ctrl+D यानी CTRL+D। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR को वित्तीय सहायता कहाँ से प्राप्त होती है? वित्त मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, या फिर इनमें से कौन सा कथन सत्य है बताना है हमें। तो कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है? तो वह प्राप्त होती है केवल 3 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा केवल प्राप्त होती है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR को वित्तीय सहायता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्राप्त होती है। तो केवल ऑप्शन नंबर सी यानी कि केवल 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर मूव करते हैं। हम थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें जल्दी कम टाइम में FLT कंप्लीट करना है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर के उतरने वाले स्थान के लिए शिव शक्ति स्टेशन नाम को मंजूरी दी थी? तो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम हमसे पूछा गया है? तो वह दी थी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में 1 जुलाई के उत्पाद में हल्दी उत्पाद के लिए किस जिले को चुना गया है? तो ये जो ODOP है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो 1 जुलाई के उत्पाद के लिए हल्दी उत्पाद के लिए किस जिले को चुना गया है? तो वह चुना गया है शहडोल को चुना गया है। और अभी हाल ही में जो वाणिज्य मंत्रालय है उसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना तेलंगाना में करने की अधिसूचना जारी की थी। तो कहाँ पे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना कहाँ पे होगी? तो वह हो जाएगी तेलंगाना में, याद रखिएगा, हल्दी बोर्ड की स्थापना तेलंगाना में होगी। क्वेश्चन नंबर 38, किसी भी विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधार साबित करना आवश्यक है? दुराचार, अक्षमता, नैतिक अक्षमता से युक्त आचरण, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या करेक्ट होगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए जो पूछा है हमसे कौन सा आधार साबित करना आवश्यक है, इसके लिए आप लोग बताइए कि क्या कंडीशंस होनी चाहिए, किस तरीके से ये अपने पद से हट सकता है। भारत का सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। कथन पढ़ा था हमने, कथन ए। कथन आर है, महाराष्ट्र में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर देख लेते हैं हम, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ई सही है परंतु आर गलत है और ई गलत है परंतु आर सही है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई गलत है परंतु आर सही है। देख लेते हैं हम, ई गलत है परंतु आर सही है। तो भारत का सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, तो ये गलत है। और भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध साहित्यकार हाल किसके शासनकाल से संबंध रखते थे? तो यह रखते थे किसके? सातवाहन वंश के। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, सातवाहन से संबंधित ये रखते थे। जो हाल थे वह सातवाहनों के शासनकाल से संबंधित थे। किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, तो वह हटाया था मोरारजी देसाई जी के कार्यकाल में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम न्यायालयों की स्थापना के कारण है? गरीबों और वंचितों की न्याय तक पहुंच, भारत के विधि आयोग ने ग्राम न्यायालय पर अपनी 100वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया, या फिर गरीबों को उनके द्वार पर न्याय। क्या कारण हो सकता है इसका? तो कारण है गरीबों और वंचितों की न्याय तक पहुंच और गरीबों को उनके द्वार पर न्याय दिलाना। तो 1 और 3 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर
हो जाएगा। विधि आयोग ने 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालय की स्थापना का सुझाव दिया था। कब दिया था? विधि आयोग ने 114वीं रिपोर्ट थी जो विधि आयोग की, उसमें उसमें ग्राम न्यायालय की स्थापना का सुझाव दिया था 114। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर मूव करते हैं। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस तथा एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो वह लागू किया गया है 2017। कब हुआ है? 2017। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस के संविधान का निर्माण किस अधिवेशन में किया गया था? कांग्रेस का संविधान कब बना था? तो वह बना था मद्रास अधिवेशन में। और ये मद्रास अधिवेशन कब हुआ था? 1908 में कांग्रेस ने संविधान का निर्माण किया था। इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। कौन थे? रास बिहारी घोष। 1908 में ये हुआ था, 1908 में, माफ कीजिए, 1908 में ये हुआ था। 45वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा। 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य तो वह है सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करने हेतु कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? संविधान के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करने के लिए कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? तो वह की गई थी 13 समितियां। 13 छोटी और बड़ी समितियां थी, 13 समितियां। ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित है? ट्राइसेम स्वरोजगार हेतु शहरी युवकों से, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से, रोजगार हेतु शहरी युवकों से, रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से। तो ट्राइसेम संबंधित है ऑप्शन नंबर बी स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं हम। 48 सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें 20 लक्ष्य एवं 180 टारगेट हैं। इसे सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में अपनाया गया था। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा केवल 2, केवल 2 करेक्ट हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें 20 लक्ष्य नहीं है बल्कि 17 लक्ष्य हैं और 169 टारगेट हैं। तो 17 लक्ष्य हैं इसमें और 169 टारगेट हैं और यह 2015 में संयुक्त राष्ट्र सदस्यों द्वारा अपनाया गया था। तो केवल ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 49 परमाणु पदार्थ निदेशालय का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर है? परमाणु पदार्थ निदेशालय का मुख्यालय पूछा है हमसे, तो वह है हैदराबाद में। परमाणु पदार्थ निदेशालय का हैदराबाद में है। यह परमाणु ऊर्जा विभाग की एक इकाई है। विक्रम एस का संबंध किससे है? विक्रम एस का संबंध है तो वह है निजी रॉकेट से। क्या है? निजी रॉकेट से। विक्रम एस का निर्माण स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा किया गया है और यह भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट है। क्या है? भारत का पहला प्राइवेट या फिर निजी रॉकेट है। G20 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? G20 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? G20 का एक स्थायी सचिवालय है। G20 की प्रेसिडेंसी हर 2 सालों में बदलती है। 2015 में G20 की अध्यक्षता चीन के पास थी। G20 की अध्यक्षता वर्तमान, अतीत और भविष्य के मेजबान देशों से बनी ट्रोइका द्वारा समर्थित है। तो क्या करेक्ट हो जाएगा इसमें? हमसे क्या पूछा है? कौन सा कथन सही है? सही है पूछा है हमसे, तो सही है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि G20 की अध्यक्षता वर्तमान, अतीत और भविष्य के मेजबान देशों की बनी ट्रोइका द्वारा समर्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 52 विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए या फिर दांतों के विकास के लिए। तो वह आवश्यक होता है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तो वह है मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। मध्य प्रदेश में स्थित राजमल मड़वैया संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो राजमल मड़वैया संग्रहालय यह स्थित है जबलपुर में। राजमल मड़वैया संग्रहालय जबलपुर में है। यशोधर्मन संग्रहालय जो है वह मंदसौर में है और जहांगीर महल संग्रहालय ओरछा में है। इनको भी साथ में याद रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस शिल्प का संबंध बालाघाट से है? किस शिल्प का संबंध बालाघाट से है? तो चर्म शिल्प, कढ़ाई बुनाई, मैंगलोर टाइल्स या बूटीदार साड़ी। तो यह है कौन? यह है मैंगलोर टाइल्स। मैंगलोर टाइल्स बालाघाट। कास्ट शिल्प कहाँ की है? कास्ट शिल्प है मुरैना की, भैरवगढ़ प्रिंट है उज्जैन की और मैंगलोर टाइल्स है बालाघाट के। कंप्यूटर विज्ञान में DOM का पूर्ण रूप है। DOM का पूर्ण रूप होता है दस्तावेज ऑब्जेक्ट मॉडल। दस्तावेज ऑब्जेक्ट मॉडल। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे हम। IT अधिनियम 2020 में कितनी अनुसूचियां हैं? IT अधिनियम 2020 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वह है 4। कितनी अनुसूचियां हैं? 4 अनुसूचियां हैं। सिकल सेल एनीमिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक आनुवांशिक रोग है। इस बीमारी वाले लोगों में एटिपिकल हीमोग्लोबिन होता है जो रक्त के प्रवाह को धीमा या अवरुद्ध कर सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 दोनों करेक्ट है। जो सिकल सेल एनीमिया होता है इसमें इससे ग्रसित लोगों में हीमोग्लोबिन S नामक एक असामान्य हीमोग्लोबिन अणु पाया जाता है जो कि लाल रक्त कणिकाओं को हंसिया आकार में विकृत कर देता है। तो इस प्रकार की हो जाती हैं। इससे सिकल सेल कठोर और चिपचिपे हो जाते हैं जो कि रक्त प्रवाह को धीमा कर देते हैं या फिर उसको अवरुद्ध कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना में शामिल होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना में शामिल तो वह होते हैं एक अध्यक्ष, एक सचिव और 5 सदस्य होते हैं। चलिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए सिकल सेल एनीमिया खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2070, 2047 या 2025 या फिर 2030। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। आप लोग करेक्ट आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया खत्म करने का लक्ष्य। राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना देख रहे थे हम, तो इसकी संरचना में एक अध्यक्ष, एक सचिव और 5 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी कब हुआ था? 31 जनवरी 1992 को हुआ था। 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो विजया किशोर बनी है रेखा शर्मा के स्थान पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 2 या 2 से अधिक पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच के परिवर्ती क्षेत्र को कहते हैं। तो वह कहलाता है क्या? इकोटोन। इकोटोन कहलाता है। इकोटोन 2 जैव समुदायों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र होता है, जैसे कि दलदली भूमि है या फिर मैंग्रोव वन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस योजना की घोषणा PM श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। दूसरा है, यह योजना 10 वर्ष की अवधि के लिए महिलाओं या लड़कियों के नाम पर 2 लाख रुपए तक की जमा सुविधा प्रदान करती है। और तीसरा है, 7.5% की निश्चित ब्याज दर प्रदान की जाती है इसमें। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 3 बिल्कुल करेक्ट है इसमें, बाकी 2 करेक्ट नहीं है। सही पूछा था तो केवल 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। 7.5% निश्चित ब्याज दर प्रदान की जाती है। स्थैतिक ऊर्जा का मान कहाँ लुप्त हो जाता है? स्थैतिक ऊर्जा का मान कहाँ लुप्त हो जाता है? वह हो जाता है पृथ्वी के केंद्र में। हमेशा याद रखिएगा, कहाँ पे लुप्त होता है? पृथ्वी के केंद्र में। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में खालिस्तान से नहीं देखी गई हो। कब से नहीं देखी गई हो? तो वह अपने उसमें 50 वर्षों से नहीं देखी गई हो। अपने आवास में, प्राकृतिक आवास में अगर 50 वर्षों तक किसी प्रजाति को नहीं देखा जाता है तो उसे विलुप्त मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर वर्णिका हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें लोहे होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह कुछ रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ये चारों बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत तो वह कहा जाता है किसको? MG रानाडे को। MG रानाडे एक लेखक और समाज सुधारक थे। इन्होंने पूना सार्वजनिक समाज की स्थापना 1867 में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रक्रिया को कितनी श्रेणियों या चरणों में वर्गीकृत किया गया है?
तो वह किया गया है कितनी, 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें सेंसिंग, रीजनिंग और क्रिया आती हैं। बैगा जनजाति के गांव को क्या कहा जाता है, बैगा जनजाति के गांव को पूर्वा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑटो आंसर का मोडेम से क्या तात्पर्य है, ऑटो आंसर का मोडेम से क्या तात्पर्य है, तो वह है स्वतः उत्तर देना। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्वतः आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, ऐसे वायरस का नाम बताइए जो समय बीतने पर या खास दिन को चलते हैं, किसी खास दिन को चलते हैं तो वह कहलाते हैं टाइम बॉम्ब, टाइम बॉम्ब कहलाते हैं। नेक्स्ट है भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टा किस राज्य में बनाया गया है, तो वह बनाया गया है कहाँ पे, वह बनाया गया है बेंगलुरु में। मध्य प्रदेश की जनजातीय जननांकिकी 2011 के अनुसार जनजातियों में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है, जनजातियों में साक्षरता प्रतिशत तो वह है 50.6%। मध्य प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता अलीराजपुर की है जो कि है 36.1%। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस रहे अजय माणिकराव खानविलकर निम्नलिखित में से किस पद पर नियुक्त किए गए हैं, तो वह नियुक्त किए गए थे देश के लोकपाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, नेशनल एआई प्रोग्राम का क्रियान्वयन कौन करता है, नेशनल एआई प्रोग्राम का क्रियान्वयन नीति आयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आप लोग को ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लग रहा हो या फिर यूज़फुल लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें दोस्तों के साथ और इसको कृपया करके पूरा देखें। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में भरेवा शिल्पकला विकसित है, तो भरेवा शिल्पकला है तो वह है बैतूल की। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित सास बहू का मंदिर किसने बनवाया था, सास बहू का मंदिर तो वह बनवाया था राजा महिपाल ने। यह ग्वालियर के किले में स्थित है। इसका निर्माण कच्छप घाट राजा महिपाल ने करवाया था। कब करवाया था, 1093 ईस्वी में, 1093 ईस्वी में करवाया था। और इसमें विष्णु भगवान के पद्मनाभ स्वरूप को यह समर्पित है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, मध्य प्रदेश के किस जिले से है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला का, तो उनका संबंध था जबलपुर से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है, कौन है बताइए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 78, आबजंद की गुफाएं स्थित हैं, आबजंद की गुफाएं स्थित हैं तो वह कहाँ पे स्थित है, वह स्थित है सागर में, गंधेर नदी के किनारे स्थित है। गंधेरी नदी, कौन सी नदी, गंधेरी, गंधेरी नदी के किनारे ये आबजंद की गुफाएं स्थित हैं और यहाँ पे प्रसिद्ध शैल चित्र है। नेक्स्ट है 79 क्वेश्चन, दामोदर मिश्र भास्कर भट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे, दामोदर मिश्र भास्कर भट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे, वह थे राजा भोज के। दामोदर मिश्र की रचना का नाम है हनुमान नाटक, हनुमान नाटक, हनुमान नाटक दामोदर मिश्र की रचना का नाम है। और भास्कर भट्ट को विद्यापति की उपाधि राजा भोज द्वारा दी गई थी, भास्कर भट्ट को विद्यापति की उपाधि राजा भोज द्वारा प्रदान की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा साहित्य स्रोत बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को उखाड़ फेंकने हेतु चाणक्य की सहायता प्राप्त की थी, तो यह बताता है मुद्रा राक्षस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। पादपों द्वारा आयरन का अवशोषण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है, पादपों द्वारा आयरन का अवशोषण तो वह होता है फेरिक के रूप में। आहार में फाइबर की क्या भूमिका है, आहार में फाइबर की क्या भूमिका होती है, मांसपेशियों का निर्माण करता है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, पाचन में सहायता या फिर ऊर्जा प्रदान करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट है हिरण्य स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, हिरण्य स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हमें मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर सी। किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है, तो वह कहा जाता है कोलों की पंचायत को गोहिया कहा जाता है, कोलों की पंचायत को गोहिया कहा जाता है। और कोरबा जनजाति की पंचायत को मैयारी कहा जाता है, मैयारी कहा जाता है कोरबाओं की पंचायत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर का, सुमेलित कीजिए।
हनुमान ताल कहाँ पे है? हनुमान ताल है जबलपुर में। तो फर्स्ट, एक मिनट, हनुमान ताल कहाँ पे है? तो वह है जबलपुर में। फिर यशवंत सागर कहाँ पे है? तो वह है इंदौर में। लाखा बंजारा ये है सागर में, और मुंज सागर ये है धार में। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा हमारा सी। 4-3-1-2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में भी जाना जाता है? वो है ओजोन। द्वितीयक प्रदूषक कहलाएगा ओजोन। द केरला स्टोरी फिल्म के लेखक कौन है? द केरला स्टोरी फिल्म के लेखक है सुदीप्तो सेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल फैला है? मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला है? तो वह है जलोढ़ मिट्टी। यानी भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वह पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। भारत के 43% भाग पर फैली है, और यह नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। इसमें पोटाश की बहुलता होती है, और साथ में ही नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89। रियावन लहसुन हेतु प्रसिद्ध कौन सा जिला है? रियावन लहसुन, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। तो वह है कहाँ का? रतलाम का। रियावन लहसुन रतलाम का लहसुन है, ये रतलाम से संबंधित है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, तो यह जारी की जाती है यूएनओ के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। आपदा प्रबंधन किस सूची के अंतर्गत आता है? यह संपत्ति सूची का विषय है। आपदा प्रबंधन संपत्ति सूची का विषय है। इस पर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों को नीतियां बनाने और निष्पादित करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। बलन क्रिया किसका परिणाम है? बलन क्रिया परिणाम है, तो वह है पर्वत निर्माणकारी बल का। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय तो वह भोपाल में है। यहाँ ऑप्शन में भोपाल नहीं है, तो निम्नलिखित में से इनमें से कोई नहीं ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना हुई थी 22 अगस्त 2005 को। कब हुई थी? 22 अगस्त 2005 को। वर्तमान में इसके मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे हम। बॉल फ्रॉम अल्फा क्या है? बॉल फ्रॉम अल्फा, बॉल फ्रॉम अल्फा एक सर्च इंजन है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह 2009 में लॉन्च हुआ था। चैट जीपीटी कब लॉन्च किया गया था? चैट जीपीटी लॉन्च कब हुआ था? तो वह नवंबर 2022 में हुआ था लॉन्च। इसका निर्माता कौन है? तो चैट जीपीटी बनाया गया है ओपन एआई के द्वारा। ओपन एआई के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत किस वर्ष तक प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य, तो वह है 2024 तक। ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये लक्ष्य है। 2024 तक मध्य प्रदेश को टीबी मुक्त बनाया जाएगा। डीएनए की द्विकुंडली यानी डबल हेलिकल जो संरचना है किसके द्वारा दी गई थी? डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो वह दी थी जेम्स वॉटसन और क्रिक ने। इसमें ऑप्शन नहीं है, तो हम लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एच.टी. खुराना या ये सब बिल्कुल गलत है। किसने दी थी? जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दी थी। इनको 1962 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, माफ कीजिए 98। ये है ग्रीन वॉश क्या है? ग्रीन वॉश क्या है? पर्यावरण संरक्षण समझौता, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा, पर्यावरण संरक्षण के हेतु योजना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा। पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा कहलाता है ग्रीन वॉश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। वर्तमान में भारत में कौन से क्रम की स्वास्थ्य नीति लागू है? वर्तमान में कौन से क्रम की लागू है? तो यह वर्तमान में तीसरे क्रम की स्वास्थ्य नीति लागू है। सबसे पहली स्वास्थ्य नीति 1983 में आई थी, दूसरी 2002 में, और तीसरी 2017 में। तो कौन से क्रम की लागू है?
तीसरे क्रम की लागू है। अभी 2017 वाली, पहले 1983, दूसरी 2002 और तीसरी 2017 में आई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा, निजता का अधिकार किस वाद से संबंधित है। निजता का अधिकार तो वह संबंधित है पुट्टू स्वामी केस से। पुट्टू स्वामी केस कब हुआ था? ये 2017 में। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टू स्वामी केस में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के तहत घोषित किया था। अनुच्छेद 21 को, आर्टिकल 21 को निजता के अधिकार के अंतर्गत घोषित किया था 2017 में, पुट्टू स्वामी केस के अंतर्गत। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन है, एमपी एग्ज़ाम अकेडमी का प्रीलिम वाला कोर्स चल रहा है, जो कि अभी बहुत कम ऑफ़र चल रहा है, तो बहुत ही कम प्राइस पे उपलब्ध है। तो अगर आप लोग चाहें तो उसको वहाँ से ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से उसको परचेज़ कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।